हाय स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम सेक्शन 182 से लेके 238 तक, जिसे आप जानते हैं किसके नाम से, शॉर्ट नेम में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दरअसल चैप्टर का नाम है एजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। तो देखिए, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी वर्ड डिफाइंड नहीं है। यहां डिफाइंड है वर्ड अंडर सेक्शन 182 में एजेंट। तो एजेंट क्या है? एक पर्सन इंप्लॉयड है, इसलिए हम उसे इंप्लॉय भी कह सकते हैं, सर्वेंट वगैरह कह सकते हैं। पर्सन इंप्लॉयड है किसके लिए? दो बातें, टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, किसी के लिए कुछ काम करने के लिए, या उसको आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज, या आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली एजेंट क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, नेचुरल है बेटा, किसके बीच में? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। नाउ देखिए, दरअसल एक चीज तो क्लियर हो रही है कि प्रिंसिपल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी से, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है। किसके द्वारा करवा रहा है? एजेंट के द्वारा। तो इसलिए हमने कहा एजेंट क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है एजेंसी का किसके बीच में? प्रिंसिपल एंड एजेंट में। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है वो आप सारे जानते हैं कि हमें सेक्शन 10 के क्या मीट करने होते हैं? एसेंशियल्स। तो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हम इसे कहते हैं, ऑब्वियसली एक डीड बनेगी, या हम इसको यूं भी कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स की बात करें तो सेक्शन 183 कहता है जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में, करवा कौन रहा है? एजेंट कर रहा है। तो इसलिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी पे आप सेक्शन 11 पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि उम्र 18 साल, साउंड माइंड, और आप डिस्क्वालीफाइड ना हो। इसलिए 184 ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजेंट चाहे क्या ना हो, कॉम्पिटेंट ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंट कर रहा है प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के लिए। और साथ में जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में, इसमें कोई कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब बिना कंसीडरेशन के भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रहेगा। देर आफ्टर देखिए, एक छोटा सा प्रश्न इंस्टीट्यूट पूछ सकता है आपसे, और ये है टेस्ट ऑफ एजेंसी, जिसका मतलब हो गया कैसे पता चलता है दो लोगों के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का क्या है? रिलेशनशिप है। तो आप 4 पॉइंट याद रख सकते हैं इस कोड की के साथ। क्लैप। सी से हो गया क्या आप केपेबल हैं, जिसका मतलब है ऑथराइज्ड है किसी और के लिए एक्ट करने के लिए। एल से क्या आप एक लीगल रिलेशनशिप बना सकते हो बिटवीन व्हाट? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। ए से क्या आप आंसरेबल कर सकते हो प्रिंसिपल को अपने एक्ट से। पी से क्या आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप जानते हैं एक प्राइवेट रिलेशन है दो लोगों के बीच में, एजेंट बना सकता है या नहीं। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एजेंट्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट। सब एजेंट हम पढ़ते हैं सेक्शन 190 से 193। सिंपली सब एजेंट क्या है? एजेंट का अगला आगे उसने जो एजेंट रखा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए 190 क्या कहता है? ये लॉफुल नहीं है, बिकॉज एजेंट एक डेलीगेटी है, और एक डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, जिसके ऊपर हम एक लैटिन भाषा में मैक्सिम पढ़ते हैं, डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट, जिसका मतलब है आप एजेंट है, आप आगे चीजें डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब सब एजेंट नहीं हो सकता। लेकिन देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, सब एजेंट हो सकता है। कब हो सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है, या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, या आपके उस बिजनेस में एक परंपरा है, या कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर बेस्ड नहीं है? एक पर्सनल स्किल के ऊपर नहीं बेस्ड। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मांगते हैं, तो जो सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक है वही थोड़े आपकी सिक्योरिटी के लिए आगे आता है। तो नेचुरल है वो आगे अपने क्या भेजता है? व्यक्ति भेजता है, जिसे आप क्या कह सकते हो? सब एजेंट। इसलिए 191 में सब एजेंट का डेफिनेशन आता है, ये एक पर्सन इंप्लॉयड है किसके द्वारा? बाय एजेंट। एजेंट इंप्लॉय कर रहा है, प्रिंसिपल नहीं कर रहा, लेकिन एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या है? एजेंट। सब एजेंट एजेंट के कंट्रोल में रहता है। तो हमने चीज क्या सीखी कि सब एजेंट हो भी सकता है लॉफुल, या नहीं भी हो सकता है। इसलिए सेक्शन 192 ये कहता है अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, जिसका मतलब है अगर वो एक्सेप्शंस में आ गए इन चारों में, तो नेचुरल है उसके कार्य के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा या लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है तो 193 क्या कहता है? यहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा उसके एक्ट के लिए, स्वाभाविक है कौन लायबल होगा? एजेंट ही होगा। अब आपको थोड़ा डिफरेंस पे पता होना चाहिए, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड में फर्क क्या है। सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर हम पढ़ते हैं 2 सेक्शन,
194 से 195। सब्स्टिट्यूटेड क्या है, ये अगेन अपॉइंटेड बाय एजेंट है, जैसे यहां पे भी बाय एजेंट था, लेकिन यहां पे क्या है, विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जानता है कि एजेंट ने आगे एक व्यक्ति रखा है, तो इसलिए ये लीगली अलाउड है। तो यहां पे कुछ एक इलस्ट्रेशंस आप जरूर ध्यान रखें, जैसे प्रिंसिपल ने कहा अपने एजेंट से जाइए मेरे ड्यूज रिकवर कीजिए जैसे मर्जी, तो स्वाभाविक है अगर डेटर पैसे नहीं देता है तो एजेंट को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक वकील सॉलिसिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सॉलिसिटर यहां क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, वो सब एजेंट नहीं है। ये अगली इलस्ट्रेशन में है कि प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को, जा भाई तू मेरी स्टेट बेच दे थ्रू ऑक्शन से। तो ऑक्शन आपको मालूम होगा एक स्पेशल एजेंट आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्शनर। तो ऑक्शनर यहां क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया, क्योंकि विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ क्या है बेटे, प्रिंसिपल है। लेकिन यहां पे सेक्शन 195 बहुत बढ़िया सेक्शन है जो कि ये कहता है कि भैया एजेंट की ड्यूटी है इन नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, मतलब अगर आप प्रिंसिपल के लिए आगे एक व्यक्ति लेके आ रहे हो तो वो व्यक्ति केपेबल होना चाहिए कि इसके लिए आप क्या करें, एक्सरसाइज करें केयर एंड स्किल एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, वरना आप लायबल हो जाएंगे बेटे किसके लिए, नेग्लिजेंस के लिए। जैसे अगर प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे को एक जहाज खरीदना है, तो एजेंट ने यहां क्या अपॉइंट किया, एक सर्वेयर, आगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया, और ये एक अच्छे रिप्यूट का आदमी था। लेकिन अगर ये सर्वेयर कोई गलती करता है तो यहां एजेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से क्या रखा था, ध्यान रखा था। देन नेक्स्ट है, अगर प्रिंसिपल ने कहा जा मेरा स्टेट बेच दे, और आपने क्या अपॉइंट किया, एक ऑक्शनर अपॉइंट किया जो कि रिप्यूटेड है, लेकिन अगर वो ऑक्शनर पैसे लेके भाग जाए तो इसमें आपका कोई कसूर एज ए एजेंट नहीं है, क्योंकि अगेन आपने क्या एक्सरसाइज किया, अपनी तरफ से केयर एक्सरसाइज किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट कैसे होता है। तो इसके कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी, जिसका मतलब है कि ऑब्वियसली प्रिंसिपल ने क्या दी है, अथॉरिटी दी है किसी को, तभी तो कोई क्या बनेगा, आपका एजेंट बनेगा। तो 186 सेक्शन ये कहता है एजेंसी में भी एक्सप्रेस और इंप्लॉयड। एक्सप्रेस आप सारे जानते हो बाय वर्ड्स, में बी ऑरल और रिटन, और इंप्लॉयड क्या हो गया, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। और 187 कहता है, सिर्फ इसने डिफाइन ही किया वही कि एक्सप्रेस का मतलब जैसे मैंने बताया ऑरल और रिटन, और इंप्लॉयड का अदर देन बाय वर्ड्स। इसी से दरअसल देखिए इंप्लॉयड से आप क्या निकाल सकते हैं, इसी के हम दो हिस्से ले सकते हैं, एक को जिसे हम कहते हैं इंप्लॉयड कह लीजिए, इंप्लॉयड नाम दे दीजिए या ऑस्टेंसिबल नाम दे दीजिए, और इसके दो कंपोनेंट हो गए, बाय स्टॉपल या बाय होल्डिंग आउट। स्टॉपल का मतलब है जब आप किसी को परमिट करते हैं, इफ अ पर्सन परमिट्स अनदर टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, तो कल आप मना नहीं कर सकते। जैसे अगर मिस्टर एक्स ने कहा विद इन द हेयरिंग ऑफ जेड, किसको कहा, मिस्टर वाई को कहा कि जेड मेरा एजेंट है, तो कल अगर जेड कॉन्ट्रैक्ट करता है वाई के साथ तो एक्स यहां मना नहीं कर सकता। दूसरा एग्जांपल होल्डिंग आउट में रिवर्स है, वही है, ये कह लीजिए जेड कहता है वाई को कि भाई एक्स मेरा कौन है, प्रिंसिपल है, राइट, और यहां पे प्रिंसिपल भी अगर शांत रहे तो इसे कहते हैं बाय होल्डिंग आउट। इसी के साथ आपको रेड विथ करना चाहिए दरअसल सेक्शन नंबर 235, जिसे हम कहते हैं प्रीटेंडेड एजेंट, मतलब आप एजेंट नहीं हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, राइट, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन प्रश्न है क्या प्रिंसिपल को मालूम है या नहीं, मालूम है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लायबल। इसलिए इसी के साथ रेड विथ आता है सेक्शन 237, जहां आप ये कह सकते हो प्रिंसिपल की लायबिलिटी है अगर वो इंड्यूस कर रहा है थर्ड पार्टी को कि वो बिलीव कर ले कि अनऑथराइज एक्ट्स ऑफ एजेंट आर ऑथराइज। जैसे जेड एजेंट नहीं था, फिर भी एक्स ने किसको कहा, वाई को, कि जेड मेरा क्या है, एजेंट है, तो आप थर्ड पार्टी को यहां क्या करें, इंड्यूस करें, तो आप लायबल हो जाएंगे। कुछ कंडीशंस है कि आपने एक रिप्रेजेंटेशन दी, जिसका मतलब आपने एक गलत स्टेटमेंट दी है, और एक्सप्रेस हो सकता है, वो इंप्लॉयड हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरा क्या है, ऑथराइज्ड एजेंट है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी इस रिप्रेजेंटेशन को बिलीव करती है और या कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो स्वाभाविक है यहां प्रिंसिपल मिस्टर एक्स क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। इसी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, कि देखिए आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो एक उसकी अथॉरिटी के ऊपर एक लिमिट आप लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है देखिए नेचर ऑफ बिजनेस और चीजें जो जरूरी हैं इंसिडेंटल टू बिजनेस, या उस बिजनेस में क्या परंपरा है, दैट इज कस्टम और यूसेज। तो इसके ऊपर दो सेक्शन हमारे आते हैं 188 एंड 189। 188 कहता है आपकी अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या रहेगी, एज एजेंट आप हर वो चीज कर सकते हैं जो
लॉफुल है, हर वो चीज जो यूजुअल है मींस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपके लिए करना जरूरी है प्रिंसिपल के लिए। तो जैसे अगर मान लीजिए प्रिंसिपल जो आपका है वो लंदन में रहता है, ये इलस्ट्रेशन है, और डेटर से रिकवरी करनी है, डेटर है मुंबई में, तो स्वाभाविक है आप हर वो चीज कर सकते हो जो लॉफुल है या यूजुअल है। तो डेटर से रिकवरी करनी है तो एज एजेंट आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो भाई, तो इसमें कोई गलत नहीं है, अंडरस्टूड है, ये उसका क्या हो गया, एक अथॉरिटी की लिमिट हो गई। 189 में हम कहते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो स्वाभाविक है यहां आप अपनी अथॉरिटी क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इमरजेंसी में आपको सब कुछ वो करना चाहिए जो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस सिमिलर सर्कमस्टांसेस में करेगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात, कमर्शियल नेसेसिटी होनी चाहिए, आप एज एजेंट एक्टिंग बोनाफाइड या गुड फेथ कह लीजिए, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और आप इस पोजीशन में नहीं है कि प्रिंसिपल के साथ क्या करें, कम्युनिकेट करें। जहां पे इलस्ट्रेशन में आपको याद हो मैंने कहा था जैसे आप शिमला से टमाटर लेके आ रहे हैं, रास्ते में ट्रक खराब हो गया, तो ऑब्वियसली रात का समय है, पेरिशेबल कमोडिटी है, डिस्ट्रॉय जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे चाहे बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे बेच दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंसी बाय कोहाबिटेशन, जिसका मतलब होता है मेल फीमेल का या हस्बैंड वाइफ का साथ में रहना, जहां हम कहते हैं कि यहां पे जो फीमेल है हम प्रिज्यूम करके चलते हैं शी इज द एजेंट फॉर मेल, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर नेसेसरीज। और नेसेसरीज क्या होती है, ये डिपेंड करती है आपके स्टेटस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिए यहां कुछ एक्सेप्शन है जहां हम कहेंगे मेल लायबल नहीं होगा अगर गुड्स क्या नहीं है, नेसेसरीज नहीं है, या यूं कह लीजिए लग्जरी है, या बीवी को वो साबित कर देता है उसने क्या दी है, एडिक्वेट मनी दी है, या बीवी को मना किया, फॉरबिडन कहें या प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग क्रेडिट परचेजेस, या जो दुकानदार है उसको साफ तौर से वार्निंग दी गई है कि बीवी को उधार में सामान नहीं देना है। मोड्स ऑफ क्रिएशन में आखिरी जो तरीका आता है इसे हम कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। 196 से 200 तक आता है। रेटिफिकेशन का मतलब है सब्सिक्वेंट अप्रूवल, मतलब अगर एजेंट ने वो कार्य किया जिसके लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, या यूं कह लीजिए उसने अपनी अथॉरिटी क्या करी है, एक्सीड करी है, तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को लायबल बना सकता है अगर वो बाद में अप्रूव कर दे। लेकिन इसके लिए 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आती है अंडर सेक्शन 196, जो आपने कार्य किया है वो किसके नाम पे किया हो, प्रिंसिपल के, मतलब आपने क्लियरली कहा हो कि मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जबकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, राइट। नंबर 2, 197 में ये रेटिफिकेशन स्वाभाविक है कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा, वो एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली कर सकता है। जैसे एजेंट अगर सामान खरीद लाया, पावर नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल ने आगे बेच दिया, या एजेंट ने आपका पैसा आगे लेंड कर दिया और प्रिंसिपल ने उसके ऊपर क्या ले लिया बेटा, इंटरेस्ट ले लिया, तो अंडरस्टूड है उसने इंप्लाइडली इसे क्या किया, रेटिफाई कर दिया। 198 आता है, जब भी रेटिफिकेशन करेगा प्रिंसिपल वो विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स करेगा, मतलब फुल नॉलेज नहीं है तो इसे वैलिड नहीं कहेंगे। जैसे एजेंट को कहा गया भाई सामान लिया एट मार्केट प्राइस, वो हायर रेट पे लिया है, तो प्रिंसिपल ने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लेटर ऑन प्रिंसिपल को पता चलता है ये सामान तो एजेंट का ही था, तो आपने वो चीज एक क्या की है, कंसील की है, ये वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगा। देन 199 में आता है रेटिफिकेशन जब आप करेंगे वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन का होगा, पार्शल आप नहीं कर सकते हैं। एंड 200 कहता है रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी को कोई इंजरी नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे प्रिंसिपल का मकान है और किसी थर्ड पार्टी ने उसको इविक्शन, जिसका मतलब होता है खाली कराने का, अगर नोटिस दे दिया है तो आप इसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेनेंट को क्या पहुंचता है बेटे, एक नुकसान पहुंचता है। The next question is on termination of agency, section 201 से 210 तक। टर्मिनेशन का मतलब है कैंसिलेशन कर लेना अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो तरीके क्या है उसके ऊपर ये हमारी कोड की है, RS/RC दिल एंड मी। आर से क्या है, प्रिंसिपल ने रिवोक किया, एस से क्या है, सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आर से क्या है, एजेंट ने रिनंसिएशन मीन्स उसने छोड़ दिया, या सी से क्या है, जो जिस कार्य के लिए एजेंसी बनी थी आपने वो कार्य क्या किया, कंप्लीट कर दिया। और डी से डेथ हो गई, या तो प्रिंसिपल की या किसकी, एजेंट की। आई से ध्यान रखिएगा, बढ़िया पॉइंट है, अगर इंसॉल्वेंट हुआ अकेला कौन, प्रिंसिपल, क्योंकि एजेंट की इंसॉल्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट में है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर प्रिंसिपल या एजेंट कंपनी है, अगर वो बंद हो गई तो स्वाभाविक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या हो गया, खत्म हो गया। देन इसके बाद हम एक अच्छा क्वेश्चन इस पे लेते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को आप रिवोक नहीं कर सकते हैं, इरेवोकेबल एजेंसी। तो देखिए इरेवोकेबल एजेंसी इज ए गुड क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम 2 सेक्शन लेते हैं। सबसे पहले है 202
एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, जिसका मतलब है उस ट्रांजैक्शन में एजेंट का भी पर्सनल क्या इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसको प्रिंसिपल कैंसिल नहीं कर सकता। जैसे प्रिंसिपल ने कहा जब बेटा ये सामान बेच देने के बाद जो पैसे आएंगे स्वाभाविक एजेंट किसको देगा, प्रिंसिपल को देगा, लेकिन एजेंट ने पहले ही प्रिंसिपल को क्या दे रखा था, एडवांस, तो इसलिए इसे प्रिंसिपल कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट का एडवांस देने से क्या क्रिएट हो गया, एक पर्सनल इंटरेस्ट। एंड 204 में आता अगर एजेंट ने एक्सरसाइज करी है लेकिन क्या पार्ट ऑफ द अथॉरिटी। तो यहां पे दो इलस्ट्रेशंस बहुत बढ़िया लेके चलिएगा, जिसमें पहली इलस्ट्रेशन में हम कहेंगे कि आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते और दूसरी किस रूप से आएगी, एक्सेप्शन के रूप में आएगी, आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को जाइए सामान खरीद लीजिए, पैसे पहले ही एजेंट के पास थे, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किस नाम से किया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं किया, उसने पर्सनल नेम से किया है, तो यहां बेटा प्रिंसिपल उसे क्या नहीं कर सकता, टर्मिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरह से यूं कह लीजिए एजेंट का क्या क्रिएट हो गया, एक पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन सेम इलस्ट्रेशन नंबर बी में हम लेते हैं अगर ये ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल के नाम पे अगर की जाती है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, इसे टर्मिनेट कर सकता है। देर आफ्टर जैसे मैंने ऊपर अभी बताया आपको रेवोकेशन की बात हम कर रहे थे, और 201 में देखिए दो वर्ड थे, एक रेवोकेशन, याद रखिएगा रेवोकेशन हमेशा प्रिंसिपल करता है, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, कि एजेंट कहता है मैंने नौकर बनने वाले काम छोड़ दिए हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में लेके चलिएगा, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो 203 सेक्शन आता है टाइम ऑफ रेवोकेशन, कि रेवोकेशन कब की जाएगी। तो जैसे मैंने कहा रेवोकेशन कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा, तो वो रिवोक कब करेगा, बिफोर एजेंट एक्सरसाइजेस अथॉरिटी, एजेंट उसके बिहाफ पे काम करता है, उससे पहले आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 203 को देखिए, आप इसे रेड विद कर सकते हैं सेक्शन नंबर 208 के साथ। 208 क्या कहता है, क्या टाइम होगा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एज टू एजेंट और थर्ड पार्टी। मतलब 203 में तो हमने क्या पढ़ा कि आप कब टर्मिनेट करेंगे, जब एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करे उससे पहले। लेकिन 208 किसके ऊपर जा रहा है, एज टू एजेंट और थर्ड पार्टी, मतलब इसका मतलब है जब उन्हें पता चलेगा भैया तभी तो टर्मिनेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। जैसे बढ़िया इलस्ट्रेशंस हैं, प्रिंसिपल ने कहा सामान बेच देना एजेंट, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, लेकिन उसने उसकी एजेंसी टर्मिनेट करने के लिए क्या भेजी, एक लेटर मिलने से पहले आप अपना खुद ही दिमाग लगाइए, क्या एजेंट सामान बेच सकता है, यस, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई वैलिड। दूसरी इलस्ट्रेशन में प्रिंसिपल ने अगेन एक लेटर भेज के रिवोक किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, राइट, लेकिन उसके पास लेटर पहुंचती उससे पहले ही एजेंट ने सामान क्या किया, बेच दिया, बायर ने बेचारे ने पैसे दे दिए, लेकिन एजेंट वो पैसे लेके भाग गया। प्रश्न, क्या प्रिंसिपल उस बायर से पैसे ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि बायर यहां पे क्या हुआ, एक बायर यहां पे बना एक थर्ड पार्टी, उसे टर्मिनेशन का पता ही नहीं है, तो ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। एक तीसरी इलस्ट्रेशन और आती है जहां प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि भैया पैसे दे देना सी को, लेकिन सी को एजेंट पैसे देता उससे पहले प्रिंसिपल की डेथ हो गई, और एक मिस्टर डी अलग से व्यक्ति है जो कि प्रिंसिपल की वसीयत को एग्जीक्यूट उसने करना था, लेकिन होता क्या है, एजेंट ने वो सी को पैसे दे दिए प्रिंसिपल की मौत के बाद, बट बिफोर हेयरिंग ऑफ प्रोबेट, क्योंकि उसे उस विल के बारे में कोई डिटेल्स का पता नहीं है, और प्रिंसिपल ने कहा था आप पैसे दे दीजिएगा, तो यहां पे पेमेंट कर देना क्या है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। देर आफ्टर जैसे मैंने कहा रेवोकेशन रिनंसिएशन में ये कॉमन कुछ सेक्शन आते हैं। 205 कहता कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, स्वाभाविक है, अगर आप रिवोक करते हैं वक्त से पहले तो यहां प्रिंसिपल को कॉम्पनसेशन देना होगा, या एजेंट रिनंसिएशन करता है तो एजेंट को कॉम्पनसेशन देना होगा, क्योंकि आपने टाइम से पहले क्या किया है, आरआर रेवोकेशन या रिनंसिएशन करी है। 206 में अगर आपने ये आरआर रेवोकेशन या रिनंसिएशन करना है तो स्वाभाविक है आप क्या देंगे, नोटिस देंगे। अरे नोटिस नहीं देंगे, नोटिस हमेशा एक रीजनेबल टाइम होता है, वरना आप लायबल होंगे किसके लिए, डैमेजेस के लिए। एंड 207 में ये रिनंसिएशन या रेवोकेशन क्या हो सकता है बेटा, ये मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जैसे प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को भैया ये मेरा मकान किराए पे दे दे, लेकिन एजेंट किराए पे देता उससे पहले ही प्रिंसिपल ने उसको आगे किराए पे दे दिया, तो अंडरस्टूड है यहां पे प्रिंसिपल ने क्या किया, रेवोकेशन किया, और वो कैसे कर लिया बेटा, इम्प्लाइड वे में कर लिया। तो बेटा अगला प्रश्न हमारा आता है ड्यूटीज ऑफ एजेंट।
तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट में हमने कोड की बनाई थी, दीदी सीए है, सीएस है, लेकिन याद रखिएगा सीएस के बीच में वर्ड क्या लिया था, ओ। तो 190 में था, जैसे हमने पहले पढ़ा, वो डेलीगेट नहीं करेगा, जिसका मतलब है सब एजेंट होना नहीं चाहिए, एक्सेप्शन भी थी। 211 में डी से है, आपको मैंडेट कहें या डी से डायरेक्शंस प्रिंसिपल की फॉलो करनी है, लेकिन अगर कोई डायरेक्शन नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, तो आपको कस्टम मतलब उस बिजनेस में जो कुछ परंपराएं हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई है नहीं, लेकिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो कस्टम आप फॉलो करोगे वो कौन सी जगह के होंगे जहां पे एजेंट कार्य कर रहा है, ये पक्का याद रखिएगा, वरना देखिए कोई लॉस होगा तो आप लायबल होंगे और कोई प्रॉफिट होगा तो आपकी जेब में नहीं जाएगा, प्रिंसिपल को देना होगा। इलस्ट्रेशन याद रखें, परंपरा थी कि आइडल फंड्स को इन्वेस्ट करें, करना पड़ेगा, वरना ब्याज आपको प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। कस्टम नहीं है, उधार में माल बेचना, आपने बेच दिया तो बैड डेट्स आपको बेयर करने पड़ेंगे। देन सी से 212 में आता है कि भैया आपको केयर एंड स्किल एक्सरसाइज करना है, वरना आप नेग्लिजेंस मिसकंडक्ट के लिए लायबल होंगे। और कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो केयर क्या होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, कहीं डेटर इंसॉल्वेंट तो नहीं है। आपको शिप की इंश्योरेंस करने के लिए कहा गया, तो हर एक क्लॉजेस को आपको डालना चाहिए, लेकिन आपने कुछ क्लॉजेस क्या कर दी, ओमिट कर दी। प्रिंसिपल ने कहा कुछ सामान भेज दीजिए, लेकिन आपने नहीं भेजा, इस दौरान प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लॉस के लिए आप लायबल होंगे। बहुत बढ़िया फोर्थ इलस्ट्रेशन कि अगर प्रिंसिपल ने आपसे अपने पैसे मांगे हैं, आपको रिमिट करना है, अगर वो रिमिट नहीं करते हैं तो भाई साहब सिर्फ उस पैसे के लिए ही आप लायबल नहीं है, प्लस डिले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी लायबल है, प्लस कोई डायरेक्ट लॉस हो उसके लिए भी लायबल है। जैसे अगर हिंदुस्तान के बाहर अगर आपने पैसा भेजना था तो एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशन से प्रिंसिपल को नुकसान हो रहा, आपको वो पैसे बेयर करने पड़ेंगे। डायरेक्ट लॉस याद रखिएगा, कहने का मतलब कोई इनडायरेक्ट या रिमोट के लिए एजेंट लायबल नहीं होगा। एंड 213 में आपको प्रॉपर अकाउंट सरेंडर करने हैं पूरी डिटेल वाउचर के साथ। 214 में आपने कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल के साथ जब भी कोई डिफिकल्टी वगैरह आ जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 215 एंड 6 है, इकट्ठे लेके चलिएगा। एज एजेंट आप अपने नाम पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं बिना प्रिंसिपल से पूछे, वरना 215 में प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, क्योंकि आपने कुछ डिसऑनेस्टली कंसील किया है, उसके लिए डीलिंग्स क्या रही हैं, डिसएडवांटेजेस रही हैं। साथ में 216 में प्रिंसिपल आपसे जो भी वो कंसील करके आपने प्रॉफिट बेनिफिट कमाया है आप उससे ले सकते हैं। तो बढ़िया यहां इलस्ट्रेशन थी कि प्रिंसिपल ने कहा कि भाई साहब जाइए मेरे लिए क्या खरीद लीजिए, एक स्टेट कहें या माइंस कहें खरीद लीजिए। आपने क्या की, वो आपने खरीद ली हैं, लेकिन खुद के नाम पे खरीद ली हैं, खरीदी आपने 20 लाख में मान लीजिए, और बाद में प्रिंसिपल को 25 लाख में बेच दी, तो आप कितना कमा गए हैं, 5 लाख। ये आपने एक सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, आपको ये वापस देना पड़ेगा। 217 एंड 8 में है, आपने प्रिंसिपल का पैसा उसको लौटाना है, और 217 में दरअसल ड्यूटी की बजाय एजेंट का राइट है उस पैसे में से वो डिडक्ट कर सकता है ईयर, ई से जो उसका खर्चा हुआ एक्सपेंस, ए से जो उसने एडवांस दिया, आर से जितना उसका रेम्यूनरेशन बनता है। इन सबको डिडक्ट करने के बाद 218 कहता है आप बैलेंस हैंड ओवर करेंगे किसको, प्रिंसिपल को। इसके बाद रिवर्स क्वेश्चन आ जाता है, एजेंट के राइट्स हैं। तो इससे, क्योंकि इससे पहले वाले सेक्शन में हमने ईयर वाला पढ़ ही लिया था, वो रिटेन कर सकता है 217 में। 219 एंड 220 में उसका राइट है किस चीज का, रेम्यूनरेशन का। 219 कहता है रेम्यूनरेशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो कार्य कंप्लीट ना कर ले, जब तक, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेरी लिखा हो सकता है, ऑपोजिट लिखा हो सकता है, पहले पैसे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको, वरना वही मिलेंगे जब काम आप कर लेंगे। और आपकी जितनी रेम्यूनरेशन बनती है उतना पैसा, जैसे हमने 217 में भी पढ़ा, आप डिडक्ट कर सकते हैं, आप उसे डिटेन कर सकते हैं। लेकिन 220 बढ़िया सेक्शन है जो कि कहता है आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी उस पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए जो आपने क्या किया है, मिसकंडक्ट किया है। जैसे प्रिंसिपल ने कहा जाइए मेरे लिए पैसा आप रिकवर कीजिए, उसके बाद उसे इन्वेस्ट कीजिए गुड सिक्योरिटी में, तो आपने 1 लाख रुपया रिकवर किया है तो नेचुरल है इसके ऊपर आपको रेम्यूनरेशन मिलेगी, लेकिन आगे इसको इन्वेस्ट किया गुड सिक्योरिटी में 90,000, इसके ऊपर भी मिलेगी, लेकिन बैड सिक्योरिटी पे 10,000 इन्वेस्ट किया इसके ऊपर आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, और बैड सिक्योरिटी में लॉस 2,000 का हो गया तो 2,000 रुपए भी आपको बेयर करने पड़ेंगे। 221 में आपका राइट है लियन एक्सरसाइज का। लियन का मतलब है आप प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी चीजें रख सकते हैं जब तक वो आपका ईयर, ई से एक्सपेंस, एडवांस, आर से रेम्यूनरेशन ना दे दे। देन एजेंट का राइट है टू बी इंडेमनिफाइड, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। इसके ऊपर हमारे पास 4 कंसेप्ट हैं 222 से लेके 225 तक। 222 ही कहता है
कि इंडेमनिटी का राइट है एजेंट का किसके लिए, अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट, जिसका मतलब है जो भी एजेंट ने लॉफुली प्रिंसिपल के लिए कार्य किया उसके ऊपर जो उसका खर्चा हुआ उसको वो पैसा मिलना चाहिए। जैसे इलस्ट्रेशन ये थी कि भैया सामान बेचना था आपने प्रिंसिपल के लिए, लेकिन प्रिंसिपल ने सामान ही नहीं भेजा नहीं तो अगला बेचेगा कैसे। तो थर्ड पार्टी ने क्या किया, एजेंट के ऊपर ही केस कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इसलिए जो डैमेजेस आपको देने पड़े एज एजेंट आपको उसकी क्या मिलनी चाहिए, इंडेमनिटी। एंड 223 में जो भी आपने कार्य किया है प्रिंसिपल के लिए इन गुड फेथ, लेकिन गुड फेथ में क्या है, इससे क्या हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो सकता है। जैसे एजेंट ने कहा, एजेंट को कहा गया सामान बेच दे, लेकिन सामान तो प्रिंसिपल का होना चाहिए, लेकिन यहां प्रिंसिपल का अगर सामान था ही नहीं तो जो ट्रू ओनर है, सही मालिक है, वो एजेंट के ऊपर केस कर सकता है। तो जो उसके ऊपर खर्चा होगा वो पैसे प्रिंसिपल को देने पड़ेंगे। देयर आफ्टर 224 में है, यहां पे इंडेमनिटी का राइट नहीं होगा अगर एजेंट ने जो कार्य किया है प्रिंसिपल के लिए किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है, चाहे प्रिंसिपल के कहने पे किया, क्राइम के लिए आप बच नहीं सकते, आपने किया। जैसे बढ़िया इलस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल ने कहा जा इसकी पिटाई कर दे, मैं देख लूंगा, तो भैया वो सिर्फ देखता रहेगा, जो आपका कोर्ट में जेल जाना हुआ उसके पैसे के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, वो आपको बेयर करने होंगे। या प्रिंसिपल ने कहा न्यूज़पेपर में जा ये लिबल, जिसका मतलब है किसी के बारे में अनाप शनाप चीजें छपवा दे, ये क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि यहां आप किसी को क्या करें, डिफेम कर रहे हैं। एंड 225 में है कि अगर कोई इंजरी होती है एजेंट को, क्योंकि कुछ कार्य प्रिंसिपल ने किया करना था और उसने नेग्लिजेंटली किया, जैसे कोई मकान बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग लगानी पड़ती है, आपने अनस्किलफुली पुट करी, उससे लेबरर वगैरह गिर गए, ईंटे विंटे लगी चोट, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल होगा। Our last question on contract of agency is principal's liability for acts of agents toward third party, कि प्रिंसिपल की लायबिलिटी जो एजेंट ने किया है थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, 226 से 238 तक। 226 कहता है अगर एजेंट ने कार्य किया विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, जैसे एजेंट को कहा गया था जा पैसे कलेक्ट कर ला, तो थर्ड पार्टी से वो कलेक्ट कर लाया, लेकिन उसको पैसे को लेके वो भाग गया, मिस एप्रोप्रिएट किया, तो स्वाभाविक है थर्ड पार्टी की जो ऑब्लिगेशन थी प्रिंसिपल की तरफ कम्स टू एन एंड। 227 एंड 228 आर वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, जहां एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड करी है तो क्या होगा। 227 कहता है अगर ये सेपरेबल है तो प्रिंसिपल लायबल होगा अप टू व्हाट ऑथराइजेशन तक, वो क्या होगा बेटे, लायबल होगा। जैसे प्रिंसिपल ने कहा शिप की इंश्योरेंस करवा दीजिए, लेकिन एजेंट ने दो पॉलिसी ले ली, एक शिप के लिए ले ली, एक कार्गो के लिए ली, स्वाभाविक है दो अलग अलग पॉलिसी सेपरेबल है, तो प्रिंसिपल सिर्फ किसके लिए लायबल होगा, शिप के लिए। 228 कहता है अगर वो जो आपने एक्सीड किया है वो सेपरेबल नहीं है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। जैसे यहां इलस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल ने कहा 500 शीप लिया, लेकिन वो साथ में 200 लैम्प भी लिया और टोटल परचेज प्राइस 6000 था, तो ये सेपरेबल नहीं है, तो यहां पे प्रिंसिपल क्या नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। 229 कहता है नॉलेज ऑफ एजेंट इज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल इज बाउंड बाय नोटिस टू एजेंट, अगर नोटिस दिया जाता है एजेंट को तो अंडरस्टूड है ये प्रिंसिपल को भी पता है। लेकिन ध्यान ये रखिए अगर एजेंट को ये चीज पता थी बिफोर ही बिकेम एजेंट तो नॉलेज ऑफ एजेंट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना ही नहीं था। इसके बाद में 230 आता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। वो हम जानते हैं कि ऐसा कभी भी एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता है, वो सारे कार्य प्रिंसिपल के लिए ही करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। पीसीएस नाम की हमारी कोड की पी से 4 पॉइंट आते हैं, अगर प्रिंसिपल ही फॉरनर हो या अनडिस्क्लोज्ड हो या कांट बी स्यूड या प्रिटेंडेड एजेंट, जिसके ऊपर हमने 235 पहले ही पढ़ लिया था। सी से कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि एजेंट ही लायबल होगा। सी से अगर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, जो हम पहले 202 में देख के आ चुके हैं, जो कि इरेवोकेबल होता है। और एस से अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद साइन किया तो जो आदमी चेक साइन करेगा लायबिलिटी हमेशा ड्रॉर की होती है, नेगोशिएबल एक्ट में आप जानते हैं। और एस से है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो स्वाभाविक है तो जो सरकारी अफसर है वही लायबल होगा। तो 233 के साथ इसको रेड विद करना चाहिए। अगर एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है तो देखिए एक थर्ड पार्टी को स्पेशल राइट दिया गया है, वो चाहे प्रिंसिपल से रिकवरी कर ले पैसा या एजेंट से कर ले, क्योंकि यहां एजेंट ने गड़बड़ करी है। जैसे हमने पी से पॉइंट में पढ़ा था कि एजेंट लायबल हो सकता है अगर उसने प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया, तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के ऊपर हमारे दो सेक्शन अगले बनते हैं। पहला 231 कहता है कि
इसका मतलब ये नहीं कि उसने सिर्फ उसका नाम नहीं बताया, इसका मतलब ये भी है उसने ये फैक्ट भी नहीं बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के लिए कर रहा है, मींस प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। तो इसलिए थर्ड पार्टी आपको लायबल कर सकती है और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना भी कर सकती है। 232 में फिर से थर्ड पार्टी की तरफ से उसको एक राइट दिया गया है कि अगर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है तो थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मांग सकती है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन किसी प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। तो एजेंट को ही हम क्या मान लेंगे, सपोज टू बी प्रिंसिपल, क्योंकि थर्ड पार्टी को नीदर नोइंग नोर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट द अदर पर्सन इज एजेंट। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन, मान लीजिए एजेंट ने 500 रुपए देने थे बी को, हुआ क्या, एजेंट ने सामान बेचा है 1000 रुपए का बी को, किसका सामान, प्रिंसिपल का, लेकिन प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है, आपने थर्ड पार्टी को बताया ही नहीं, राइट। अब थर्ड पार्टी क्या कहेगी, उसने सोचना है कि मैंने 1000 देने हैं लेकिन मैंने बी से कितने लेने हैं, 500, वो तो 500 हैंड ओवर करेगी। लेकिन अगर यहां प्रिंसिपल कहता है कि भैया नहीं, मेरे को तो मेरा पूरा 1000 दो, तो थर्ड पार्टी को यहां पे क्या है, राइट है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको राइट है किस चीज का बेटे, सेट ऑफ का। देयर आफ्टर 234 में क्या है, अगर आपने इंड्यूस किया है, किसने किया है, थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी गड़बड़ कर रही है, किसको इंड्यूस कर रही है, या तो एजेंट को कर रही है, क्या कह रही है एजेंट को, भैया तू कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तेरा प्रिंसिपल लायबल होगा, या वो इंड्यूस करी थर्ड पार्टी किसको, प्रिंसिपल को, क्या कहते हुए, अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट होने दो, लायबल कौन होगा, एजेंट होगा। तो यहां पे थर्ड पार्टी कह लीजिए एक फ्रॉडस्टर के रूप में ही काम कर रही है। तो यहां पे देखिए लॉ क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या होगा कि अगर थर्ड पार्टी ये कहती है कि भाई एजेंट ही क्या होगा, लायबल होगा, राइट, तो नेचुरल है बाद में आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल को लायबल बनाएं या रिवर्स सिचुएशन में आप एजेंट को लायबल बनाएं, राइट। तो थर्ड पार्टी कैन नॉट होल्ड, रिवर्स आप कर नहीं सकते। प्रिटेंडेड हमने पहले ही पढ़ लिया था, जब आप जानबूझ के रिप्रेजेंट कर रहे हो जबकि आपको अथॉरिटी नहीं है। 236 कहता है पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट, मतलब आप एजेंट है ही नहीं, ये भी प्रिटेंडेड एजेंट से ही रिलेटेड कह लीजिए सेक्शन आता है। तो यहां आप इन्फोर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एज व्हाट, प्रिंसिपल, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप एजेंट हैं, तो आप प्रिंसिपल के ही रूप में कार्य कर सकते हैं, एजेंट के रूप में नहीं कर सकते। 237 हमने पहले भी पढ़ लिया था, देखिए कि लायबिलिटी थी प्रिंसिपल की, जो इंड्यूस कर रहा था थर्ड पार्टी को ये बिलीव करने के लिए कि अनऑथराइज्ड एक्ट्स ऑफ एजेंट्स आर ऑथराइज्ड, राइट। 238 में क्या हो रहा है, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है एजेंट के द्वारा, और किसने कहा है, अगर प्रिंसिपल ने कहा तो स्वाभाविक है प्रिंसिपल लायबल होना चाहिए, और अगर प्रिंसिपल ने नहीं कहा है तो स्वाभाविक है यहां पे एजेंट ही पर्सनली क्या होगा, लायबल होगा। तो बेटा जी ये है, हमने सिंपली जो पढ़ा था उसी को एक फटाफट मैंने आपको एक रिवीजन देने की कोशिश करी है, जिससे आपको बाद में या दोबारा याद करने में थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।